हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेज। आपने क्यूज एस्टोसोमेट्री का चार्ट देख चुके हो। आज क्यूज नंबर 5 है, पर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्यूज 1 है और उसके ये सॉल्यूशंस है। आ जाओ, यहाँ पहला ही क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन पहले ये देखो कि किस फॉर्मेट में पूछ रखा है उसने। क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। उसने बोला है कि वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन गिवन है, तो वर्क फंक्शन को W नोट लिखो या कुछ और ऑथर जो यूज करते हैं O5 यूज करते हैं। ये वर्क फंक्शन गिवन है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स पूछा है, रिमूव टू फोटो इलेक्ट्रिक फ्रॉम मेटल सरफेस। अब तुम क्या करते थे, यही होता था, तुम्हारा मेटल सरफेस है, ये तुम्हारा ये मेटल सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब तुम्हें यहाँ पूछ रखा है कि कितना हम लोग वेवलेंथ के टर्म में पूछा है कि हम कितना वेवलेंथ इसे भेजे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट कर जाए। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, ये पूछ रहा है। अब ये क्या है, न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, तो मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, कितना एनर्जी दे दे, या तो वर्क फंक्शन के बात में बात करें या फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें। हम लोग क्या बोलते थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये मेटल सरफेस फ्रॉम मेटल सरफेस, आउटर मोस्ट नहीं फ्रॉम मेटल सरफेस, उसे हम लोग क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते थे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना दे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाए। मतलब इसमें पहले से कुछ मान ली इसकी कुछ एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। पढ़े हुए थे कि कंडीशन ही था कि वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से क्या होनी चाहिए, इजेक्टेड एनर्जी जो तुमने कर रहे हो उससे तो कम होनी चाहिए। इजेक्टेड जो आप एनर्जी भेज रहे हो उसकी एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू वर्क फंक्शन। अब आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या बात होती है कि यहाँ जो वर्क फंक्शन होता था वो hν नोट के इक्वल होता था। यही है ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी भेजो या मिनिमम वर्क फंक्शन की बात की जाए, मतलब इसकी एनर्जी की बात करते थे हम लोग इलेक्ट्रॉन के इजेक्शंस के लिए, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब यहां से उसने वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁹ जूल में ही है। यहां से आ जाओ, एच की वैल्यू कितना दे रखा है, यही दे रखा है क्या, एच। क्या मैं एच न्यू को Hc/λ लिख सकता हूं, Hc/λ नोट, क्योंकि उसने क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। उसने पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा है, ना कि फ्रीक्वेंसी पूछा है। उसने वेवलेंथ के टर्म में, तो मैं एच न्यू को Hc/λ लिख सकता हूं, एनर्जी के फॉर्मूले से लगा दिया मैंने। अब यहां से देखो 6.63 इंटू 10⁻⁹ आप Hc को इस तरफ ले आओ, आप Hc को इस तरफ ले आओ। अब H की वैल्यू दे रखा है वहां से 6.63 इंटू 10⁻34 और यहां से ये कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां से ये जूल सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया और जूल से जूल कट गया। आ रहा है समझ में, ये हमारा क्या है Hc/, ये हमारा 1/λ नोट निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है ये। अगर मैं इससे क्या करूं, इस मैं कर रहा हूं कि लेमडा को इस तरफ ले रहा हूं और वहां तरफ से मैं ले रहा हूं, ये तो ये से कैंसिल हो ही गया, ये पावर ही तो बचा हुआ केवल 10⁻⁴ इंटू 10⁸ इंटू 3 और यहां से इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹। पर एक क्वेश्चन देखो, यहाँ उसने पूछा किसमें, यूनिट दे रखा है कि नैनोमीटर लेना है। अब यहाँ से मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, देख लो, यहाँ नैनोमीटर में पूछ रखा है, हमें आंसर तो मीटर में आएगा। अब यहाँ से देखो 10⁻⁻34 और 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻27, तो यहाँ से हमें आ गया 3 इंटू 10⁻20 10⁻7,
ये हमारा आंसर तो है मीटर में, पर पूछ रखा है किसमें, नैनोमीटर में पूछ रखा है। तो नैनोमीटर में पूछने के लिए हम क्या करें, 10 के पावर 9, यही होता था 10 के पावर 9, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 10 के पावर 9 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर होता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो हमारा 300 नैनोमीटर के अराउंड आएगी। आंसर जो हमारा है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही है कि मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए मेटल सरफेस से, यही पढ़े थे। और वो मेटल सरफेस फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात किया जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में क्या करोगे कि तुम मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी दें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, और वो फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन क्या होता है, इक्वल होते हैं। मैंने उस फॉर्मूले के यूज करके हमने क्या निकाल लिया है, वेवलेंथ निकाल लिया है। मतलब इतना वेवलेंथ हम नैनोमीटर के देंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से देखो दो एक असर्शन दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। सुनो यहां से क्या पूछा है, बोला है कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो थ्योरी बेस्ड है। अब देखना यहां से, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द लाइट ऑफ बीम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो बताया वही, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट मेटल सरफेस पे, इसके क्या बोले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से जो हम लोग बीम लाइट दे रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगा। ये कंडीशन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तभी होगा जो आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, तो उसकी या तो एनर्जी के टर्म में बात करें, एनर्जी के टर्म में बात करेगा तब वर्क फंक्शन की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेगा तब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी दे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, तो उसकी वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो उसने वही बोला है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए स्ट्राइक ऑन द सरफेस। ये तो कंडीशन ही था कि हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एच न्यू नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीम ऑफ, यहां जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी मोर होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, बल नहीं तो इजेक्ट नहीं कर सकते। ये कंडीशन ही था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सेकंड अब रीजन उसका पढ़ना, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनी एनर्जी, इसने एक क्वेश्चन बोल दिया कि एनी एनर्जी। अब ये कंडीशन है, एनी एनर्जी अगर मान लिया जाए इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने भेजा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, फोटोन्स आपने भेज रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने फोटोन भेजा है और इस इलेक्ट्रॉन का पहले से ही एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, ये तो निकलेगा ही नहीं, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये जो रीजन जो दे रखा है, मैं यहां से बता सकता हूं, एनी एनर्जी स्ट्राइक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। नहीं, कोई भी एनर्जी का तो नहीं कर सकता है, मतलब जो एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आओ क्या है, असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है, पर रीजन जो है वो नॉट करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि मेटल सरफेस पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आप भेज रहे हो मेटल सरफेस पे वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी टर्म की बात किया जाए तो वर्क फंक्शन की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उसकी जो एनर्जी हो वर्क फंक्शन की बात करेंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी भेज रहे हो वो क्या होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ये तो थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन थे आपके। ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनो यहां से, अभी जितने भी अभी जो मैंने बोला उसी क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन है। मेटल दे दिया है, ये मेटल सरफेस है, उसके मेटल का मैंने वर्क फंक्शन दे दिया है, और वर्क फंक्शन किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहां से ये क्या मैंने फोटॉन्स भेजे, एनर्जी भेजे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तभी करेगा जब क्या होनी चाहिए, ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है
वो ज्यादा होना चाहिए। अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ मेटल विच शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो करेगा जब वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आप एनर्जी भेज रहे हो, आप जो एनर्जी भेज रहे हो फोटॉन्स के टर्म में, वो वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और उसने वर्क फंक्शन का यहाँ वैल्यू मेंशन कर रखा है। अब एक चीज उसने मेंशन किया है कि हमें कैसे पता चलेगा जो हमने फोटॉन्स भेजे हैं, जो हमने एनर्जी भेजे हैं, जो हमने फोटॉन्स भेज रखे हैं, जो एनर्जी भेजे हैं, उसकी एनर्जी कितना है। पर उसने उसने एक टर्म यूज कर लिया था कि उसने वेवलेंथ गिवन दे रखा था। वेवलेंथ क्या दिया है उसने, 400 नैनोमीटर में, ये गिवन है। और आपने जब नैनोमीटर में पढ़ा होगा तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो पढ़ा होगा, एक फोटोन की एनर्जी, वन फोटोन की जो एनर्जी पड़ी होगी वो 1242 एस सी बाई लेमडा लिखते थे हम लोग। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में कैलकुलेशन ना करना पड़े तो हम लोग क्या करते 1242 और लेमडा किस में ले लेते थे, नैनोमीटर में। मतलब वेवलेंथ किस में लेते थे, नैनोमीटर में। अब यहाँ से 1242 तो गिवन है और ये कितना गिवन है 400, यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब एक चीज यहां से पता चला कि जो हम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स भेज रहे हैं, जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हम यहां भेज रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है, अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तो अब तो वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वो मेटल इजेक्ट कर जाएगा मेटल सरफेस से, वरना नहीं करेगा। अब किसकी वैल्यू है, यहां से कंपेयर करना था केवल तुम्हें, यहां से वैल्यू निकालनी थी। सिंपल क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालनी थी कि हम कितना एनर्जी ऑफ फोटॉन भेज रहे हैं और वर्क फंक्शन गिवन ही है। अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंडीशन जो होनी चाहिए कि जो हम फोटॉन की एनर्जी भेज रहे हैं वो वर्क फंक्शन से क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इससे वैल्यू कम होगा किसी मेटल का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तो इजेक्ट कर जाएगा। अब किसकी वैल्यू है 2.42, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। Na ये भी क्या है 3.1 से कम है, ये भी क्या है, ये भी 3.1 से कम है। और यहाँ Mg जो है, अब जितनी भी वैल्यू है वो क्या है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। मतलब कि अब जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट ही नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में। तो हमें आंसर कितने कितने मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे 1 2 3। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये टोटली बेस्ड किस पे था, ये टोटली बेस्ड क्वेश्चन था कि आपका कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी जितने भी क्वेश्चन चले कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही चले हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक पे नहीं, ये बोहर्स पे क्वेश्चन पूछ रखा है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, ठीक है, क्वालिटेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज। हाँ सही है। न्यूक्लियस ऑइज देयर इज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। अब वेलोसिटी बोहर्स के अकॉर्डिंग, तुम बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या निकाले होगे, वेलोसिटी निकाले होगे। यहां से वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 के पावर Z/n, यही है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यही निकाले थे। ये फॉर्मूला जब बोहर्स को पढ़ाया गया होगा तो बोहर्स के फॉर्मूले में डिराइव किया होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो जेड पे न्यूक्लियर चार्ज पे, और दूसरा हमारा सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या है हमारा, यही है हमारा कोई मेटल है तो जितना मेटल्स का एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा क्या होता था, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते थे। तो उसने वही बोला है कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने क्या कर दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज करेगा जब पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर दिया जाए। ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड, और ये बोल रहा है कि नहीं इनडायरेक्टली रिलेशन बता रहा है कि इंक्रीज करेगा जब डिक्रीज करे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो गलत स्टेटमेंट बोल दिया उसने। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, क्वांटिटेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीजेज डिक्रीजेज इंक्रीज करेगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिक्रीज करे। हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर है। ये क्या है हमारा, यही तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल नंबर बोलते हैं या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है कि अगर एन की वैल्यू को हम लोग क्या कर दे जाए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिक्रीज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि हमने पॉजिटिव चार्ज को घटाया है, जबकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम वेलोसिटी के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप जेड की वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब न्यूक्लियस में आप पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। पर एक्चुअल में उसने बोला है कि इनवर्स रिलेशन इसको भी बोला है और इनवर्स रिलेशन इसको भी बोला है। तो ये स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो हमारा ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, ये समझ में आया क्वेश्चन कि ये क्या है, वेलोसिटी, हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एन की वैल्यू को हम लोग क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां बोला कि एन की वैल्यू अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये बोर्स के सिंपल थ्योरी पे ही क्वेश्चन थे कि वेलोसिटी से उसने स्टेटमेंट बना दिया। अब यहां से सुनो, इसने क्वेश्चन क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ठीक है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द। अब यहां से सुनो एक चीज पहले, काइनेटिक एनर्जी तुम पढ़े होगे, काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता था, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी तुम कितना निकाल के लाए थे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही नहीं आए थे, और यहाँ माइनस, ये क्या आ गया हमारा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे। ठीक है, अब उसने बोला है कि पहला फर्स्ट ऑर्बिट है, अब जिसमें जेड बाई एन की वैल्यू, जेड बाई एन की रेशियो ज्यादा होगा, जिसमें भी जेड बाई एन की रेशियो ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है हमारा, 13.6 से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारा वैल्यू है कांस्टेंट, और इस पे अगर डिपेंड किस पे करेगा काइनेटिक एनर्जी, जेड स्क्वायर पे और एन स्क्वायर पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज कितना न्यूक्लियस पे पास प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहां से सुनो, पहले उसने बोला है, अब मैं ए ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूं, पहला देखो ए ऑप्शन के लिए मैं चेक कर रहा हूं किसका ज्यादा होगा, हमें भी नहीं पता। फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब एन की वैल्यू क्या बोला उसने 1, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आ गया, हम 13.6 तो करने की जरूरत नहीं है, यहां से कर भी लो कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 यहां से आ गया हमारा 13.6। दूसरा कि हम बी ऑप्शन के लिए जाना चाहें तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, एन की वैल्यू क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ एन की वैल्यू दे रखा है 1, और यहां से हमारा, ठीक है, यहां से हमारा जेड की वैल्यू क्या है, हीलियम है। यहां सुनो पहले, जेड किस बार कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है, तो यहां जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या निकल के आ गया 13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 4 और बाई 1, मतलब इतना आ चुका है 4। ये रेशियो और ये रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग, रेशियो से ही बताएंगे, हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सी ऑप्शन आ जाओ, सेकंड ऑर्बिट, मतलब एन की वैल्यू क्या बोला उस वक्त 2, और हमें हीलियम एटम दे रखा है, मतलब जेड की वैल्यू ही क्या है 2 ही है,
अब यहाँ से आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 13.6 और यहाँ से जेड की वैल्यू एन जेड स्क्वायर मतलब कि यहाँ से 4 और यहाँ से भी क्या 4, ये भी हमारा क्या हो गया 1 ही हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन के लिए आ जाओ, सेकंड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू क्या बोला है उसने, सेकंड ऑर्बिट 2 और यहाँ से जेड भी हमारा क्या है 3। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 13.6 और यहाँ से जेड स्क्वायर यहाँ से 9/4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 समथिंग के अराउंड में आ रहा होगा, 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ रहा होगा। तो किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका ही मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, मतलब बी ऑप्शन जो हमारा होगा वही क्या होगा हमारा करेक्ट। आ रहा है समझ में। हम पहले एक रिलेशन पढ़े होंगे, टोटल एनर्जी पढ़ाया गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया होगा और काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया गया होगा। उसमें बोला गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम अगर टोटल एनर्जी पता है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और वहां से एक रिलेशन भी पता चला होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। और हम टोटल एनर्जी क्या निकाल के लाते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हम माइनस में ले रहे हैं यहाँ, तो माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस। अगर हमको ये रेशियो पता चल जाए तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि अगर रेशियो ये पता चला तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि 13.6 तो हमारा क्या है कांस्टेंट है। सबके लिए मैंने निकाला, ये जो वैल्यू है हमारा यही सबसे ज्यादा आ रहा है हमारा, क्योंकि ये रेशियो हमारा 4/1 आ रहा है, 4 मतलब इसकी रेशियो सबसे ज्यादा है, तो रेशियो सबसे ज्यादा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। आया समझ में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड हाइड्रोजन एटम के लिए 1/x दे रखा है। हम अभी के लिए यहां से पूछ रखा है फर्स्ट रेडियाई। पहले हम रेडियाई की वैल्यू क्या जानते हैं, ए नोट, इधर कर लेता हूं मैं, देखो आर की वैल्यू हम क्या जानते हैं ए नोट। ए नोट की वैल्यू मतलब ये हम पुट नहीं कर रहे हैं, 0.529 है ये, एन स्क्वायर बाई जेड। और उसने हमें क्या पूछा है, रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियाई पूछ रखा है फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट। आ जाओ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट, इसके लिए फॉर्मूला लग गया ए नोट कांस्टेंट। ये क्या है हमारा एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, एन स्क्वायर तो 1 ही हो गया और हमारा जेड है। हाइड्रोजन एटम के लिए ही पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जेड की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये हमारा तो फर्स्ट ऑर्बिट का है। दूसरा ये तो ए नोट ही होगा, क्योंकि ये तो चेंज तो नहीं होगा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, ए नोट की वैल्यू तो कांस्टेंट है 0.529 डिवाइड बाई, यहां से आ जाओ एन स्क्वायर। अब उसने क्या पूछ रखा है फर्स्ट एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट, यहां से 9 जेड की वैल्यू तो 1 ही आएगी, ये सी ये कैंसिल हो चुका है 1/9। अब इसको क्या करना है तुम्हें, कंपेयर करना था, बोला है कि 1/x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है, ये दिख रहा है, यही हमारा x है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। दोनों के रेशियो केवल लेने थे, फर्स्ट ऑर्बिट का और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो लेके हमें क्या निकालना था कि जो x है ना उसकी वैल्यू बतानी थी। आ जाओ ये क्वेश्चन आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूरी तरह से रिवीजन के ये पूरी तरह से रिवाइज करवाया है। बोहर थ्योरी किस पे डिपेंड करता है, पहला काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पहला पूछ रखा है कि रिलेशन बता दो कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। तो काइनेटिक जब बोहर थ्योरी पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पहला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही करता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे। और फॉर्मूले भी लिख रहे थे तुम, यही तो लिख रहे थे, ये तो यहां से ही बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से क्या निकाल के लाए रहे 13.6 और यहाँ से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी तो यही देख रहे थे ना। या तो तुम बोल सकते हो के जेड के वहां जो प्रूफ करते थे उसकी वैल्यू रख के हम यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि के जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। बोला है कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा हमारा वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है।
ये तो सही है। दूसरा कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब यहां से ये देखो vn दे रखा है और यहां से जेड स्क्वायर, और यहां से वेलोसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन। वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जेड स्क्वायर तो नहीं होगा। अब वेलोसिटी तुम क्या जानते थे, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड बाई एन। होना क्या ये चाहिए था, v बाई एन ये होना चाहिए था, पर वहां दे क्या रखा है, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो चुका है, गलत। आया समझ में। थर्ड वाले आ जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज जेड क्यू बाई एन क्यू। अब यहां से देखो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछा है, टाइम पीरियड पढ़े होगे कि टाइम पीरियड क्या होता था, 1 बाई, फिर जो टाइम पीरियड पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1 बाई टाइम पीरियड, यही पढ़े थे। अब हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब यहां से देखो पहले पेज है क्या, हाँ टाइम पीरियड देखो कैसे निकालते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो इस सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या है, टाइम पीरियड क्या लिखे हो तुम, अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए तो यहां से क्या कहूं, डिस्टेंस ऑफ सरकमफ्रेंसेज, तो इसका वैल्यू क्या हो चुका 2 पाई आर, और यहां से हमारा डिस्टेंस क्या हो चुका, एक मिनट, v डिस्टेंस क्या हो चुका v। टाइम पीरियड ये तो हमारा क्या है, सरकमफ्रेंसेज का डिस्टेंस, सरकमफ्रेंसेज का 2 पाई आर ले लिया मैंने, डिवाइड बाय v वेलोसिटी। अब यहां से हमारे क्या यहाँ एक चीज पहले टाइम पीरियड बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज बता रहा दो पहले कि टाइम पीरियड डिपेंड ही किस पे कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है आर पर और v पे। आर को क्या लिखते थे तुम, जो रेडियस निकालते थे, रेडियस की वैल्यू क्या निकालते थे, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं एन स्क्वायर बाई जेड, और वेलोसिटी क्या निकालते थे, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड बाई एन, तो यहां से आ गया हमारा जेड बाई एन। तो यहां से टाइम पीरियड क्या निकल के आ गया, जो टाइम पीरियड निकला वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, यही आ गया हमारा टाइम पीरियड। और हम क्या जानते हैं, अब यहां से देख लो, यहां देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है जो तुम निकालते हो वो क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड का, यही जानते हो। और तुम्हारा यहां से टाइम पीरियड का वैल्यू रख दो, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू का। पर क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जेड क्यू बाई एन क्यू दे रखा है, यहां देखो, और आ रहा है क्या हमारा जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, ठीक है। तो यहां दे क्या रखा था, जेड क्यू बाई एन क्यू, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो चुका है, गलत। आया समझ में। ये फिर से यहां देख लो, पहले हमने क्या टाइम पीरियड पता था, टाइम पीरियड मैंने निकाल लिया कि आर बाई वी होता है, यहां से टाइम पीरियड निकाला मैंने, टाइम पीरियड निकाला तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, यही होता है। वहां से मैंने वैल्यू पुट किया, हमें पता चल चुका कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, ये उसने बोला है एक अच्छा यहां दे दिया है उसने, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करते हैं हम लोग। तो यहां क्या करते थे, 2 चार्ज लेते थे तुम जेडी, और यहां से क्या लेते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते थे, यही इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे लेते थे। तो यहां से क्या लिखते थे, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यही कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे। और हम लोग बात किस कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के लिए बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का क्या हो गया, हमारा पहला चार्ज क्या हो गया जेडी, और उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरा चार्ज हमारा क्या हो चुका है, मतलब Q1 हमारा कौन हो चुका है, Q1 हमारा ये है, और Q2 हमारा कौन सा है, ये है। मैं इसको यहां
देख लो, मैं इसको यहां ले रहा हूं, पुट कर रहा हूं केवल वैल्यू के, यहां से कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहा हूं ये फी के, यहां से क्या हो चुका जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? पहली बात कि जेड बाय आर स्क्वायर पे, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और हमारा ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब जेड बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मैं लिख सकता हूं कि एक यहां से जेड तो पता ही है, और ये हमारा क्या होता है एन स्क्वायर बाई जेड, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये, यहां देख लेना, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहां से जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा n का पावर 4, ये जेड स्क्वायर कहां जाएगा ऊपर। तो यहां से फोर्स ऑफ, ये जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहां से जेड क्यू बाई एन 4। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो कौन ऑप्शन है, 1 और 4, 1 4 और जो ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? यही है ना हमारा जेडी, यही हम लोग अब डिराइव करते थे, तो यही तो लेते थे कि न्यूक्लियस का चार्ज हमारा क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज तो प्लस जेडी, और यहाँ से हमारा जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे Q1 बोलते थे, और इसको हम लोग क्या बोलते थे Q2 बोलते थे। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होता है K Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 की वैल्यू जेडी रख दिया मैंने, और यहाँ से Q2 की वैल्यू ई रख दिया, यहाँ से क्या हो गया के जेडी स्क्वायर। अब देख लिया कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन पे डिपेंड कर रहा है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उस पर तो डिपेंड तो नहीं करेगा, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। केट कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है, तो जेड बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, के न्यूक्लियस पे चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से एफ ई बाई जेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जेड की वैल्यू हम लोग क्या जानते थे, रेडियस क्या है, रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू रख दिया मैंने, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो जेड क्यू बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जाने से पहले, मेरे एंड से एग्जाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। अब आ जाओ यहाँ, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इस दे रखा है, क्या है हमारा वैल्यू x। एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट बी प्लस 3 का क्या होगा। अब यहां से देख लो, पहले रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट पहले निकाल लेता हूं मैं, कि हम लोग लिथियम के लिए, तो रेडियस ऑफ लिथियम 2+ के लिए निकाल रहा हूं मैं। यहाँ से क्या जानते हैं ए नोट, ए नोट के टर्म में, क्योंकि 0.529 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं ए नोट के टर्म में ही ले रहा हूं। सेकंड बोहर ऑर्बिट बोला है वो, मतलब एन की वैल्यू क्या बोल दिया इसने 2, ठीक है। यहां से एन स्क्वायर मतलब 4 बाई जेड कितना है हमारा 3, यहां से हमारा एन कितना था, यहां से जेड हमारा क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x, मैं इस तरफ ले आऊं 3 को, तो यहां से 3x बाई 4 हमारा किसका वैल्यू निकल के आया ए नोट का, और ए नोट हमारा क्या है कांस्टेंट है, वही जो 0.529 जो ले रहे हो ये कांस्टेंट है। अब उसने पूछा एक्सपेक्टेड रेडियस, या तो दोनों को क्या कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोनों को रेशियो भी यूज कर सकते थे, दोनों को रेशियो यूज भी कर लेते तो तुम्हें वैल्यू आ जाता, नहीं तो हमने क्या कर लिया ए नोट की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब मैं ए नोट तो कांस्टेंट है, उसमें भी हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड रेडियस पूछा है थर्ड बोहर ऑर्बिट, एन इक्वल टू 3 है, और यहाँ से जेड कितना है हमारा 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रेडियस ऑफ B3+ निकालना चाह रहा हूं, यही पूछा है। ए नोट एन स्क्वायर मतलब 9, और जेड स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बाई जेड, यहां से हमारा कितना 9 बाई 4। अब ए नोट की वैल्यू कितना निकालो, यहाँ की वैल्यू पुट कर दूं मैं, यहाँ की वैल्यू पुट कर दूं मैं, वहां ए नोट की वैल्यू निकाल रखे हो मैंने, यहां से क्या आ जाएगा हमारा 3x बाई 9
और यहाँ से हमारा 4 था और यहाँ से भी ये क्या था 4, मतलब यहाँ से कितना आ चुका हमारा 27x/16। अब देखो कौन सा आंसर है, 27/16, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ये क्वेश्चंस रेशियो से भी कर सकते थे, दोनों को रेशियो लेते तब भी आ जाता ये, नहीं तो क्या करो जो कांस्टेंट वैल्यू उसी को वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो, बस यही करना था इस क्वेश्चंस में, और कुछ था ही नहीं। कि एक का रेडियस दे रखा है, एक्स दे रखा है लिथियम का, तो पूछ रखा है बेरिलियम का बता दो कितना होगा। बस इस क्वेश्चन को अगर तुम इस तरह से भी अटेम्प्ट लिख सकते हो, नहीं तो दोनों को रेशियो लेके भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है कि एनर्जी हम लोग फोटोन से यहाँ भेज रहे हैं, मतलब ये एनर्जी हमें गिवन है, फोटोन्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, एनर्जी गिवन है। अब यहाँ से सुनो, N1 क्या है हमारा, N1 है हमारा N, और N2 हमारा क्या है N+1। मैंने इतना एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला गया है N+1 पे। इलेक्ट्रॉन द nth ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज एक्साइटेड टू N+1। रेडिएशन कितना, एनर्जी हम लोग कितना दे रहे हैं 1.47 इंटू 10⁻⁻17। अब है सोन इन द डायग्राम द वैल्यू ऑफ n। अब वहां से उसने क्या दे रखा है, RH की वैल्यू दे रखा है। अब यहां से तुम एनर्जी बराबर क्या जानते हो, यही जानते हो RH² बाय 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। RH की वैल्यू वहां उसने मेंशन कर दिया है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल में दे रखा है। Z² हमारा क्या है, लिथियम है, तो यहाँ Z हमारा हो गया 3, यहाँ से हमारा ये हो गया 9। N क्या है हमारा, N ही है, तो यहाँ से हमारा N² हो गया, और ये हमारा क्या है N+1, ये हमारा ये स्क्वायर हो गया। अब दो अननोन है, पहली बात कि ये देखो इस तरफ एनर्जी की वैल्यू की निकाल के लाए हो 1.47 इंटू 10⁻⁻17। यहां देखो मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दे रहा हूं इस तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁻⁻17, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ से 9, और इस तरफ क्या बच गया 1/n² माइनस 1/n+1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये पॉसिबल तो है नहीं सॉल्व करना, पहली बात ये देख लेते हैं, इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। ये कितना आ गया 4, और यहाँ से 218, यहाँ से 9, यहाँ से 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.75, मतलब 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4 लिख सकता हूँ, तो 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट तो कर ही नहीं सकते, n की वैल्यू निकाले कैसे, पावर 4 में चला जाएगा ये n की वैल्यू तो ये पावर 4 में चला जाएगा, और फिर हम पावर 4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, हमें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व नहीं करने आता है, तो हम पावर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, हायर पावर का और कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो इतना एडवांस मैथमेटिक्स तो आती ही नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, पहली बात उसने क्वेश्चन पूछा ही था, इसलिए उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ n बता दो। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से जाना पड़ेगा और हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बात ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें ऑप्शन से जाना पड़ेगा और हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब क्या हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे, हम तो इसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, n की वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक तो छोड़ो n के पावर 4 में आ रहा है, और n का पावर 4 में आएगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, हमें हमारे बस में तो नहीं है। तब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे तुम,
जाओ ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। पहले मैं क्या करूं, अगर इसके इक्वल आ गया, हिट एंड ट्रायल करने का मतलब क्या है, इस तरफ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। एन की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने। यहां पुट करो तो यहां क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 + 1 यहां से 4 आ जाएगा। देखना तो ये क्या आ रहा है, 4 - 1, ये भी 3/4 आ रहा है क्या, मतलब 3/n = 1 ले रहे हैं तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसको हिट एंड ट्रायल ही मेथड लगा सकते थे, बाकी हम तो इसे सोल्व कर नहीं सकते थे। तो इसके लिए हम लोग आंसर जो आया जाएगा वो हमारा कौन आ जाएगा, 1। तो इसके लिए मैंने पहले 1 ही पुट कर लिया, इस इक्वेशन में रखा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वही एन की वैल्यू होगा। अगर एन की वैल्यू नहीं करता तो 2 पे जाते, 2 भी नहीं करता तो 3 पे जाते, और 3 भी नहीं करता तब कहाँ जाते, 4 पे जाते। आ रहा है समझ में, अगर 3 भी नहीं करता तो हम लोग कहाँ चले जाते, 4 पे चले जाते। तो ये मेथड, ये क्वेश्चन जो पूछा था उसने, एक तो पहले उसने एनर्जी दे दी, उसने बोला कि ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है, n+1 पे जा रहा है, n से चला n+1 पे एक्साइट कर गया इतना एनर्जी देने के बाद। तो बोला कि n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू क्या है ये पूछा है। अब उसने कुछ बात नहीं बताया, ये तो क्वाड्रेटिक से ऊपर हायर लेवल पे चला गया ये। अब n तो क्वाड्रेटिक तो हमसे सोल्व होता ही नहीं है, ये तो n के पावर 4 आएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो n के पावर 4 आएंगे, ये तो और भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, हिट एंड ट्रायल मेथड से गया, पहले n की वैल्यू 1 रखी। अगर ये इक्वेशन इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये क्या है, n की वैल्यू पहले क्या है, 1 है। आ रहा है समझ में, मतलब ग्राउंड स्टेट से चला n+1 पे एक्साइट कर गया है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, हाँ ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना दे रखा है द एनर्जी ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। मैं इस क्वेश्चन को अब क्या कर देता हूँ, रेशियो से कर देता हूँ। थर्ड बोहर ऑर्बिट का पूछा है तो हमें क्या कर रहा हूँ, एनर्जी पूछ रखा है इसने। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए दे रखा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए उसने क्या दे रखा है, -2.1 × 10⁻⁻19। तो हम क्या कर दें यहाँ से आर नहीं, एनर्जी की टर्म बात कर रहा है ना वो, तो यहाँ से आ जाओ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए, माने E3 हम लोग बात कर दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए क्या दे रखा है, E1। थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए क्या तुम लिखोगे, फॉर्मूला तो जानते ही एनर्जी का, -2 जूल में, जूल वाले फॉर्मूले लगाओगे तो -2.18 × 10⁻⁻18। अब यहाँ से Z² बाई, क्या जानते हो एनर्जी, Z²/n²। अब यहाँ से Z की वैल्यू तो अभी भी 1 है, पर n² हमारा क्या है, थर्ड बोहर ऑर्बिट बोल रखा है। यहाँ सुनना, थर्ड बोहर ऑर्बिट बोल रखा है, मतलब यहाँ से Z की वैल्यू हमारी क्या है, 3, मतलब ये क्या हो गया हमारा 9। इसकी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए दे ही रखा है। फर्स्ट और बोहर ऑर्बिट करने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू पहले से ही उसने मेंशन कर दिया है, 10⁻⁻18 और यहाँ से 1/1, यही है, मतलब Z की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1, Z²/n²। ये वैल्यू से हमारा ये वैल्यू क्या हो चुका है, कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/9 टाइम आ जाएगा हमारा ऑफ दिस वैल्यू। आ रहा है समझ में। तो E1 की वैल्यू का क्या आ जाएगा, E3 जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 1/9 ऑफ E1 के वैल्यू का आ जाएगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो दे रखा था 1/9, पहले से ही दिख रहा था कि वह एक का दे रखा है, बस Z की वैल्यू पुट करनी थी। तो इसके क्या आ गया, 1/9 टाइम्स आ गया। तो ये 3 जो हमारा आया वो हमारा क्या आ चुका है, थर्ड बोहर ऑर्बिट की जो वैल्यू आई है वो 1/9 ऑफ दिस वैल्यू। आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चंस ये थे आपके क्विज, इजी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चंस अच्छे थे इसमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चंस अच्छे हैं और इस क्वेश्चन को रिवाइज करना ही चाहिए तुम्हें। और इसे मैं तो बोलूँगा एक कॉपी बना लो, उस फॉर्मेट में एक कॉपी बना लो और इस क्वेश्चंस को जो क्यूज होता है उस क्यूज के क्वेश्चंस को एक कॉपी रखो और उस क्यूज के क्वेश्चंस को लिखो और बार बार अगर एग्जाम में जा रहे हो तो इस क्वेश्चंस को करके जाओ, क्योंकि जो क्यूज में क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं
अच्छे क्वेश्चन है ये, तो तुम्हें एक कॉपी रखना चाहिए और करना भी चाहिए। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में।